पहला सेक्शन अगर हम देखें बायोलॉजी में तो हमारे पास है फंक्शनल बायोलॉजी। तो फंक्शनल बायोलॉजी के अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो हमारे पास होगा होम्योस्टैसिस, ठीक है? होम्योस्टैसिस हम कवर करेंगे। होम्योस्टैसिस तो आज हम देखें आधा लेक्चर तो तकरीबन कवर कर लेंगे, बाकी जो रह जाएगा वो फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करते रहेंगे कवर ऐसे। होम्योस्टैसिस आप लोगों को बेसिक एक चीज़ पता है कि होम्योस्टैसिस क्या होती है हमारे पास कि किसी भी बॉडी में जो नॉर्मल काम जो हो रहे होते हैं, जो हम इंसान की बॉडी नॉर्मल सारे प्रोसेसेस कर रही होती है, काम वगैरह कर रही होती है, तो उन कामों को रेगुलेट करना, उन कामों को कंट्रोल करना कि वो काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर वो गलत हो रहा है तो उस काम को सही करना, ये सारी की सारी कहानी जो होती है वो सारी होम्योस्टैसिस के अंदर आती है। दूसरा जो हमारे पास चैप्टर है वो हमारे पास है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट से मुराद हमारे पास जिस तरीके से हमारी बॉडी मूव कर रही है, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और हमारी बॉडी किस तरीके से मूव करती है, सारे के सारे मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म उसके और क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व। तीसरा हमारे पास होगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास नर्वस पार्ट भी थोड़ा-सा इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है कि इंसान जो होता है वो सोचता किस तरीके से है और कोई भी काम अगर करना होता है, तो वो कैसे करता है। अच्छा कोई भी चीज़ अगर समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो तो मैं बार-बार कह रहा हूँ अपनी जो चैट में क्वेश्चन लिख देना या फिर हैंड रेज़ कर देना, मैं पूछ लूँगा। अच्छा, चौथा चैप्टर हमारे पास होगा रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर हमें ऑब्वियसली पता है कि एक इंसान जो होगा वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, दूसरी प्रोजेनी बना। 5वाँ चैप्टर हमारे पास है, ये सारे फंक्शनल बायोलॉजी के चैप्टर हैं कि बायोलॉजी वर्क किस तरीके से करती है ह्यूमन बायोलॉजी। 5वाँ चैप्टर हमारे पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि अगर हमारे पास कोई भी बेबी होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी जानवर अगर हमारे पास रिप्रोड्यूस करता है, तो उसका जो बच्चा होता है वो कैसे आहिस्ते-आहिस्ते ग्रो करता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होती है उसकी, कि वो आहिस्ते-आहिस्ते बड़ा हो रहा है, उसके अंदर क्या चेंजेज़ आते हैं, क्या चीज़ें ग्रो होती हैं, क्या चीज़ें उसके लिए सही होती हैं, क्या चीज़ें उसके लिए बुरी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है फंक्शनल बायोलॉजी के। दूसरा हमारे पास सेक्शन होगा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का, कि भाई एक चीज़ अगर इंसान है हमारे पास, तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे उसकी ज़िंदगी में क्या-क्या काम होता रहता है, उसकी बॉडी में अगर हम देखें। तो चैप्टर 6 हमारे पास डिस्क्राइब करेगा कि इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए की बात होगी। क्रोमोसोम्स और डीएनए बेसिकली हम सबको पता है कि वो जेनेटिक्स के अंदर काम आता है, सारा का सारा क्रोमोसोम्स और डीएनए का जीन्स का काम होता है, कि आपके अंदर हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, कि आप किस तरीके से बनेंगे, अगर आपके अब्बू के कर्ली बाल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके भी कर्ली बाल होंगे। तो ये सारा का सारा जीन्स की कहानी होती है, जीन्स और डीएनए। तो वो सारा क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के पार्ट में हम कवर करेंगे। सेकंड हमारे पास चैप्टर है वो सेल साइकिल का हमारे पास चैप्टर है। सेल साइकिल के अंदर हमारे पास चीज़ है कि सेल जो होता है वो डिवाइड कैसे होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर इंसान को कट लगता है तो वो कट और एक दिन-ब-दिन वो हील होता जाता है। तो वो हील कैसे होता है? वहाँ पे जो सेल होते हैं वो दोबारा ग्रो करना शुरू करते हैं, वो डिवाइड होके ग्रो करना शुरू करते हैं। तो वो सेल साइकिल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 हमारे पास है वेरिएशन एंड जीन। वेरिएशन एंड जीन से मुराद हमारे पास ये है कि इंसान के जो जीन होते हैं, वो सब में सेम नहीं होते। अगर सारे इंसानों में जीन सेम होते, तो सारे इंसान एक जैसे होते। लेकिन हम सब एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मैं आपसे मुख्तलिफ हूँ, आप मुझसे मुख्तलिफ हो। तो उसके अंदर हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है मेरे और आपके जीन्स में कोई न कोई वेरिएशन कहीं न कहीं छोटा-मोटा चेंज होगा। इसकी वजह से मैं हूँ और आप। तो वो वेरिएशन एंड जीन में आ जाएगा। चैप्टर 9 हमारे पास जो डिस्कस करेगा वो बायोटेक्नोलॉजी होगा, जो कि ऑब्वियसली मेरी फील्ड है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसमें बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी बेसिक अगर मैं बताऊँ तो ये चीज़ होती है कि हम दूसरी चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने बेनिफिट के लिए उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करें। हम दूसरी चीज़ों को सामने रख के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ऐसे तरीके से करते हैं कि इंसानियत का उसमें बेनिफिट आए। तो ये चीज़ हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। चैप्टर 10 हमारे पास है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की कोई भी चीज़ अगर हमारे आबाओ-अजदाद के में देखें कि लोग यही कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से एवोल्यूशन है। कि इंसान जो है बंदर की साइड से आया। तो मतलब पहले बंदर थे, उसके बाद वो आहिस्ते-आहिस्ते इवॉल्व हुए, उनको चीज़ों का पता चला, उनमें अकल आई, शऊर आया कि भई आग इस तरीके से लगाते हैं, खाना इस तरीके से खाते हैं, फिर वो आहिस्ते-आहिस्ते होमो सेपियंस की तरफ गए या फिर एवोल्यूशन हुई हमारे पास। सेक्शन 3 जो हमारे पास होगा वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी की तरफ होगा, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा कि हम जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर करते हैं और एनवायरनमेंट जो है वो हमारे ऊपर क्या असर करता है। अभी तक हम जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और फंक्शनल बायोलॉजी के अंदर बात कर रहे थे, वो हम अपने से रिलेटेड बात कर रहे थे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम अपने से आउटसाइड की चीज़ें जो होती हैं ना, हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है।
तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 11 हमारे पास है इकोसिस्टम्स का। इकोसिस्टम्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, कि एक सराउंडिंग में क्या चीज़ होती है हमारे पास, उस सराउंडिंग का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, हम उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। चैप्टर 12 हमारे पास है सम मेजर इकोसिस्टम्स। कुछ मेजर इकोसिस्टम्स हमारे पास होते हैं कि कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल्स होती है, कि दुनिया के अंदर कारवां कैसे चल रहा है। इस तरीके से वो इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है। चैप्टर 13 जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा वो मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो काफ़ी जनरल सा चैप्टर होता है, छोटा चैप्टर होता है, इतना बड़ा नहीं होता। उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि इंसान जो होता है वो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर करता है, कि उसकी जो काम है, उसका जो भी इंटरैक्शन है वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिलेट होता है। तो वो चैप्टर 13 के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका कोर्स कंटेंट का ओवरव्यू, ठीक है? अच्छा, अगर हम पहले चैप्टर की तरफ आ जाएँ तो हमारे पास पहला चैप्टर है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस से मुराद हमारे पास क्या होता है? होमियोस्टैसिस हमारे पास, अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक चीज़ बताऊँ कि होमियोस्टैसिस हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा चैप्टर है होमियोस्टैसिस। तो होमियोस्टैसिस हम डिस्कस कर रहे हैं आज। होमियोस्टैसिस के अंदर काम क्या हो रहा होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक इंसान, ठीक है? ये नॉर्मल हमारे पास इंसान है। इसकी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो कोई ना कोई इसके सेल के अंदर नॉर्मल से काम हो रही होगी। इसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होगा, कोई चीज़ इधर जा रही होगी, कोई चीज़ उधर जा रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा अगर कभी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ जाए, कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम की वजह से कोई काम नहीं हो पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक चीज़ को इधर जाना था, वो किसी मसले-मसाइल की वजह से नहीं जा पा रही, वो यहीं की यहीं रुकी है, वो नहीं जा पा रही आगे। सॉरी। तो ये हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे एक मसला पैदा हो गया, भई ये चीज़ आगे क्यों नहीं जा रही? ये तो उसूलन जाती है ना आगे, लेकिन ये अब नहीं जा पा रही क्योंकि यहाँ पे मसला हुआ। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारा ब्रेन जो होगा, वो सिग्नल करेगा इस चीज़ को कि भाई ये चीज़ आगे क्यों नहीं जा रही। वो जब सिग्नल करेगा यहाँ पे तो फिर वो आके देखेगा कि भाई यहाँ पे क्या मसला है, कि वह किस वजह से आगे नहीं जा रही। जो भी मसला होगा, उस मसले को वो हल करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस होगा कि वो चीज़ जो होगी वो आराम से अपने रास्ते पे चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम एज़ अ होमियोस्टैसिस कह सकते हैं। होमियोस्टैसिस बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ गलत हो रही है या नहीं हो रही है, उस चीज़ को करेक्ट करना और उस चीज़ को सही तरफ लाना, कि वो सही से जो नेचुरली या नॉर्मली जो काम होता है उसकी तरफ लेकर आना, वो हमारे पास होमियोस्टैसिस कहलाता है। ये हमारे पास होमियोस्टैसिस हो गया। मैं चेक कर लूँ आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर तो कोई मैसेजेस नहीं आए? नहीं, नहीं आए। चलिए इसका मतलब सही चल रही है क्लास। अच्छा, इसके बाद अगर हम बुक के अंदर देखें तो आपके होमियोस्टैसिस की भी उन्होंने यही डेफिनेशन लिखी है कि होमियोस्टैसिस हमारे पास क्या चीज़ होती है, कि कोई भी अगर गलत चीज़ हो रही है, फिर कोई काम सही नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को करेक्ट करना और उस चीज़ को सही से लेके जाना, ये हमारे पास होमियोस्टैसिस होता है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई मसला-मसाइल हो हमारे पास, तो ही होमियोस्टैसिस काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नेचुरल बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नेचुरल प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं। हमारा जो सेल होता है, उसके अंदर तरह-तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर कहीं पे कोई चीज़ बन रही होती है, तो वो यूज़फुल भी होती है और उसका कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा हो। तो अब अगर सेल के अंदर कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट बन भी रहा है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में तो रहेगा नहीं, उसको बॉडी से बाहर जाना है। तो उसको बॉडी से बाहर जाने के लिए बॉडी जब ब्रेन क्या करता है, सिग्नल करता है कि भाई वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है, उसको बॉडी में नहीं रखना है, उसको बॉडी से बाहर निकाल। तो इस प्रोसेस को भी हम होमियोस्टैसिस कहते हैं। तो होमियोस्टैसिस उसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास एक तरीके। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अगर देखें तो ईच ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट सर्टेन एक्टिविटीज, ठीक है? सर्टेन एक्टिविटीज होती हैं, बेसिक लाइफ फंक्शंस हमारे पास होते हैं, वो रेस्पिरेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। तो इससे हमारे पास वेस्ट मटेरियल भी होता है हमारे पास। तो इन ऑर्डर टू लिव ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है, एक मेंटेन करना होता है एक स्टेडी इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है बॉडी का, कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल हमारे पास काम हो रहा है वो उन सबकी एक स्टेडी स्टेट होती है। सब चीजों को पता होता है कि भाई उसे इधर जाना है, उसे इधर जाना है, उसको इतनी क्वांटिटी में रहना है, उस चीज को इतनी क्वांटिटी में रहना है। ये हमारे पास स्टेडी इन्वायरमेंट होता है। हमें पता होता है कि भाई ये चीज इतनी ही रहेगी, ये चीज इतनी रहेगी। अगर किसी बीमारी के अंदर या फिर किसी भी मसले मसाइल से कोई चीज़ इधर-उधर होगी, ठीक है? जिस चीज़ को वहाँ होना था वो वहाँ नहीं है, वो कहीं और है, या फिर उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है, कम ज़्यादा हो गई। तो उस चीज़ को करेक्ट करना जो बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होमियोस्टैसिस के प्रोसेस के अंदर आता है। होमियोस्टैसिस के अंदर हमारे पास जो मेन हमारे पास चीज़ें होती हैं, वो अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, कि हमारे पास एक पॉन्ड है, ठीक है? एक पॉन्ड से मुराद एक हमारे पास तालाब है।
तालाब हमारे पास ये पूरा है, ठीक है। इस तालाब के अंदर हमारे पास एक बैक्टीरिया है, अमीबा जिसे कह सकते हैं। एक अमीबा हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये अमीबा अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा अपने, ये अमीबा अंदर कोई ना कोई रिएक्शंस कर रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा, ये रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, सारे काम कर रहा होगा जो एक नॉर्मल अमीबा करता है। ये इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। ये अगर अमीबा को मैं बड़ा बनाऊं तो अमीबा के अंदर जो काम हो रहा है ना, ये इस अमीबा के अंदर जो हो रहा है, ये इसका इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये अमीबा का इंटरनल एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर मैं अमीबा के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूं, तो अमीबा की ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के आउटसाइड जितनी भी चीजें इस पॉन्ड के अंदर, क्योंकि इस पॉन्ड के अंदर अमीबा रहता है, इस पॉन्ड के अंदर जो बाकी पूरी जगह है, ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे पास, ठीक है। अमीबा का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे पास। तो क्या चीज हो गई कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है किसी भी चीज का, वो इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर कोई ना कोई असर करता है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चीज चेंज होगी, तो उसका इफेक्ट जो होता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। अगर यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है तो इसका इफेक्ट यहाँ पे भी जरूर आएगा। बुक के अंदर भी यही बात लिखी हुई है कि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होता है किसकी वजह से, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से। और कभी कभी आपका सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है। जाहिर सी बात है, आप अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो होती है वो वेस्ट मटेरियल जनरेट कर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दो बातें हैं कि फॉर एग्जांपल इन्होंने भी यही एग्जांपल दिए कि हमारे पास एनवायरनमेंट क्या चीज होती है कि अगर हमारे पास पॉन्ड वाटर है, उसके अंदर हमारे पास अमीबा रहता है, तो उस अमीबा का जो पॉन्ड वाटर जिसमें वो रहता है, तो वो पॉन्ड वाटर क्या हो गया, उस अमीबा के लिए उसका एनवायरनमेंट हो गया हमारा, क्योंकि अमीबा उसके अंदर रहता है। जैसे कि हम अगर अपने घर में रहते हैं, तो हम जो हुए एक ऑर्गेनिज्म हुए, और हमारा घर जो हो वो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा घर हमारा एनवायरनमेंट हो गया, और हम उसके अंदर रहते हैं तो इसलिए हम ऑर्गेनिज्म हो गए उस घर के। इसी तरीके से हमारे पास टिश्यू फ्लूइड और सैप जो हमारे पास होता है, वो प्लांट और एनिमल्स के अंदर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, ये हमारे पास अगर मैं देखूं तो, अगर हमारे पास प्लांट्स की मैं बात करूं, ठीक है, प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लांट्स के हमारे पास सेल होते हैं इस तरीके के, ठीक, या फिर हमारे पास रेगुलर शेप सेल होते हैं। ये प्लांट का सेल है। इस प्लांट के सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो इंटरनल एनवायरनमेंट, लेकिन इस प्लांट के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, तो एनिमल्स के अंदर भी वही चीज है कि उसका सेल है हमारे पास, उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो इंटरनल है, जो उसके बाहर का एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अच्छा, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो टिश्यू फ्लूइड होता है और जो सैप होता है, वो हमारे पास एनवायरनमेंट होता है इन चीजों का, एनिमल्स और प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या चीज होती है, तो एनिमल्स का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड होता है, क्योंकि एनिमल्स के सेल जो होते हैं वो टिश्यू फ्लूइड के अराउंड होते हैं। जितने भी एनिमल्स के सेल होते हैं उनके आसपास एक फ्लूइड होता है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो अगर सेल को कोई भी चीज चाहिए होती है तो वो टिश्यू फ्लूइड से लेता है। अगर सेल को कोई चीज बाहर भेजनी होती है तो वो सेल टिश्यू फ्लूइड के अंदर भेज देता है। टिश्यू फ्लूइड की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड की तरह, तो वो सारा का सारा काम जो है वो जगह जगह पे पहुंचा देता है। यही चीज जो है वो प्लांट्स के अंदर भी होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर टिश्यू फ्लूइड नहीं होता, प्लांट्स के अंदर सैप होता है हमारे पास। सैप क्या चीज है, हमारे पास प्लांट के सेल होते हैं, एक सेल इधर है, एक सेल इधर है, एक सेल इधर है। तो बीच में जो ये जगह है ना हमारे पास पूरी, ये बीच की जगह पूरी हमारे पास ये सैप है, ये हमारे पास सैप हो। अगर इस सेल को इस सेल तक कुछ भेजना है तो ये डायरेक्ट नहीं भेजेगा, ये सैप में भेजेगा चीज, सैप जो है यहाँ तक पहुंचा देगा। यही चीज सेल्स के अंदर भी होती है एनिमल्स के। बीच में पूरा का पूरा टिश्यू फ्लूइड है, इस वाले को अगर इस वाले से कांटेक्ट करना है तो ये टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया टिश्यू फ्लूइड, इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, सबसे दो चीजें जो मेन होती हैं, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट आर केप्ट कांस्टेंट आर ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, और एक्सक्रीशन हमारे पास, और थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास है। ऑस्मोरेगुलेशन हमारे पास होती है, एक्सक्रीशन होता है, और थर्मोरेगुलेशन होती है। ये तीन चीजें हमारे पास जो इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। अब हमने बात कर ली कि भाई इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, हमें ये चीज समझ आ गई। अगर हम बात करें कि इंटरनल एनवायरनमेंट की, अगर मैं बात करूँ कि इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे पास है किसी भी चीज का,
तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे पास होता है, उसके अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। किसी भी सेल का, एनिमल्स हो या प्लांट्स, उनके अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। 3 चीज़ें होमियोस्टैसिस कंट्रोल करती हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? पहली हमारे पास होती है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास होती है। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है एक्सक्रीशन, ठीक है? ये चीज़ें हम टर्म्स लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तीसरी हमारे पास होती है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है? ये 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन की अगर मैं बात करूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है हमारे पास? तो ऑस्मो रेगुलेशन की अगर मैं देखूँ तो ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास ऑस्मो वर्ड अगर आप देखें इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो ऑस्मो हमारे पास वाटर से रिलेटेड वर्ड होता है। वाटर या फिर ऑस्मोसिस, ठीक है? तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या हुई? वाटर की रेगुलेशन या फिर ऑस्मोसिस की रेगुलेशन। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन तो बेसिक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। तो इसके अंदर क्या होता है ऑस्मोसिस के अंदर कि भाई अगर मेरे पास 2 एक बड़ा बीकर है मेरे पास, ठीक है? एक बीकर है मेरे पास। बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगाई। यहाँ पे मेरे पास पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मेरे पास पानी कम है। तो मेरे पास पानी जो है यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है? इधर इंक्रीज़्ड पानी है, इधर जो है मेरे पास कम क्वांटिटी है पानी। तो इस मेम्ब्रेन की वजह से क्या होगा? ये पानी जो है इधर जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, उधर से शिफ्ट होके कम वाली साइड पे चले जाता है। वाटर पोटेंशियल जहाँ पे ज़्यादा होता है, वो शिफ्ट हो जाता है कम वाली साइड की तरफ। जी बिल्कुल, मेंटेनेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट इज़ नोन एज़ ऑस्मोरेगुलेशन। वाटर एंड सॉल्यूट, ठीक है? मेंटेनेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट इज़ नोन एज़ ऑस्मोरेगुलेशन हमारे पास होती है। ऑस्मोरेगुलेशन से बिल्कुल यही मतलब है कि हमारे पास वाटर कंटेंट और सॉल्यूट को हम रिलेट कराते हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी फ्लूइड के अंदर हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूट होता है, कोई ना कोई हमारे पास सॉल्वेंट होता है। तो बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर हम वाटर की बात कर रहे होते हैं कि वाटर को सॉल्यूट के साथ कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास वाटर मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास सॉल्यूट मौजूद है। तो इन चीज़ों को जब आपस में रिलेट कराते हैं और इन चीज़ों की नेट मूवमेंट जब हम देखते हैं कि किस कंडीशन में वाटर किधर मूव करेगा और किस कंडीशन में वाटर कहाँ मूव करेगा, उस चीज़ को हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे एक हमारे पास होती है हाइपोटोनिक, एक हमारे पास होता है हाइपरटोनिक, एक हमारे पास होता है आइसोटोनिक। अच्छा, ये 3 हमारे पास कंडीशंस होती हैं, 3 सिनेरियोज़ कहें, 3 कंडीशंस कहें, ये 3 हमारे पास कंडीशंस होती हैं सॉल्यूशन कि किस कंडीशन में वो मौजूद है। अगर हाइपरटोनिक की मैं बात करूँ, पहली अगर मैं हाइपरटोनिक की बात करूँ तो हाइपरटोनिक हमारे पास क्या चीज़ होती है? अगर किसी को पता हो तो मैसेज पे चैट पे बताएँ हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक हमारे पास वो चीज़ होती है कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर मेरे पास वाटर कम है, ठीक है? उसके अंदर मेरे पास सॉल्यूट जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉन्सन्ट्रेटेड मेरे पास सॉल्यूशन, सॉल्ट की कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा होती है। जी, टाइप ने सही जवाब दिया, सॉल्ट की कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा होती है। सॉल्ट हमने एज़ अ सॉल्यूट लिया हुआ था, लेकिन जनरली अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसके अंदर सॉल्यूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सॉल्ट और डिफरेंट सॉल्यूट की बात हो सकती है। लेकिन अगर हम जनरली एक सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन की बात करूँ कि सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन का वाटर का सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर अगर मेरे पास सॉल्ट ज़्यादा है, ठीक है? सॉल्ट मेरे पास इंक्रीज़ हुआ हुआ है और वाटर जो है मेरे पास वो कम है। तो ये मेरे पास हाइपरटोनिक कंडीशन, ठीक है? सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन है मेरे पास वाटर सॉल्ट का। दूसरा मेरे पास होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मेरे पास जो चीज़ होती है, हाइपोटोनिक के अंदर क्या होगा? हाइपोटोनिक के अंदर यही मेरे पास बीकर है। हाइपोटोनिक के अंदर मेरे पास जो है वो सॉल्ट कम होगा, लेकिन वाटर जो होता है वो ज़्यादा होगा। इसके अंदर सॉल्ट बहुत कम होगा, इसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होगा। जो आइसोटोनिक होता है हमारे पास, आइसोटोनिक के अंदर
तीन दोनों चीजें हमारे पास, जो सॉल्ट है और जो वाटर है, वो दोनों इक्वल होते हैं। सॉल्ट भी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में होता है और वाटर भी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में होता है। ये हमारे पास तीनों सोल्यूशन, तीनों तरह के सिनेरियोज कि किसी भी सोल्यूशन का अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में मोस्टली ये चीज पूछी जाती है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है, तो उसके अंदर आप बताते हैं कि सॉल्ट नहीं लिखते आप, उसके अंदर बेसिकली आप सॉल्ट की जगह पे आप सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट आप लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट तो होता नहीं है, सॉल्यूट होता है कुछ ना कुछ, तो सॉल्यूट उसमें ज्यादा बेहतर लिखा जाता है। जैसा कि लाइबा ने डेफिनेशन बताई थी कि सॉल्यूट इज नोन एज फास्फोरेट मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। अच्छा, तो ये तीन हमारे पास सिनेरियोज हैं किसी भी सोल्यूशन के कि सॉल्ट अगर सॉल्यूट हमारे पास कैसा होगा और हमारे पास सॉल्वेंट या फिर वाटर हमारे पास किस क्वांटिटी में होगा, तो वो किस कंडीशन में कहलाया जाए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन ये तीन चीजें जो होती हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर कैसे हम कनेक्ट करते हैं, वो चीजें हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अगर आपकी बुक देखी जाए तो बुक में आगे एक और चीज जो हमने मिस कर दी बीच में, वो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक था। कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक हमारे पास क्या चीज होती है, वो चीज मैं अगर आप लोग को सही से बताऊं तो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक हमारे पास, क्लास का टाइम होने वाला है तो 5 मिनट और उसके बाद फिर हम ऑफ कर लेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक हमारे पास क्या चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नॉर्मल प्रोसेस हो रहा था इस तरीके का, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी के अंदर, ये प्रोसेस जो है बीच में जाके रुक गया, हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन है उसने क्या किया, उसने हमारे पास इसका वो किया, इसको सिग्नल किया, इसने आके भाई देखा कि यहाँ पे ये क्यों रुक गया। तो ये हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म, इसने एक फीडबैक लिया कि यहाँ पे आके ये रुक गया है, अगर काम ये आगे काम नहीं हो रहा तो ये क्यों नहीं हो रहा, तो इसने आके यहाँ पे फीडबैक लिया कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इसको वजूहत सारी पता चल गई कि क्यों नहीं हो रहा है, उसने डिस्कस कर लिया। अच्छा, दो तरीके के हमारे पास फीडबैक, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव, एक होता है हमारे पास नेगेटिव। दो तरीके के हमारे पास फीडबैक हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई चीज हमारे पास बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थी ओरिजिनल क्वांटिटी, एक चीज बन रही है बॉडी के अंदर वो इतनी बन, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के अंदर क्या हुआ कि वो चीज ज्यादा बन गई, वो चीज ज्यादा बन गई इससे कंपेयर टू वो चीज ज्यादा बन गई हमारे पास, तो क्या होगा, ब्रेन हमारे पास सिग्नल करेगा और उस चीज को बोलेगा कि भाई तुम कम बनो, इतनी ज्यादा बन गई हो तो तुम कम बनो। तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो चीज डिक्रीज की तरफ हो जाएगी। वो क्या हुआ था, वो इंक्रीज हुई थी, ब्रेन ने उसको क्या किया, डिक्रीज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव फीडबैक। जो प्रोसेस हमारे पास जो भी चेंज आ रहा था वो चेंज इंक्रीज में आ रहा था, तो हमने उसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। उसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास अगर कोई चीज इतनी बनती है, वो कम बन गई, ठीक है, वो कम बन गई हमारे पास, ब्रेन ने उसको सिग्नल किया कि भाई तुम कम बन रहे हो, तुम ज्यादा बनो, तो फिर वो चीज ज्यादा बनना शुरू हो गई हमारे पास। तो ये चीज हमारे पास, ये भी नेगेटिव फीडबैक के अंदर आई। नेगेटिव फीडबैक बेसिकली क्या होता है, इसको अगर मैं दो एरोस से आपको बताऊं, तो नेगेटिव फीडबैक हमारे पास ऑपोजिट में काम हो रहा होता है यहाँ पे हमारे, कि अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो हमने उसको डिक्रीज करवा दिया, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो हमने उसको इंक्रीज करवा दिया। ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक के अंदर होता है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, बस जल्दी से करते हैं इसको। पॉजिटिव फीडबैक एज कम्पेयर टू हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर अगर हमारे पास कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसको हम डिक्रीज नहीं कराती बॉडी, उसको क्या करती है, और इंक्रीज करा देती है। तो ये हमारे पास सेम डायरेक्शन के अंदर चला जाता है, ये हमारे पास ऑपोजिट काम नहीं करता, ये सेम डायरेक्शन में चला जाता है। पॉजिटिव फीडबैक में अगर कोई चीज हमारे पास बॉडी में इंक्रीज हो रही है तो वो उसको और फर्दर इंक्रीज करा देती है, और अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो वो उसको और फर्दर डिक्रीज करा देती है। इनकी बेसिक एग्जाम्पल जो आपकी बुक के अंदर है वो यही है कि नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि अगर हम खाना खाते हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मली एक होता है और ब्लड ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी क्या सिग्नल करती है कि भाई वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करो। तो ये क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक पर, जो चीज बढ़ी थी हमने उसको डिक्रीज करा दिया, तो नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की क्या एग्जांपल हो सकती है हमारे पास, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, इन्होंने इधर बड़ी कंफ्यूजिंग सी एग्जांपल दी है हार्ट अटैक वाली, वो भी आसान है, लेकिन मैं आपको एक आसान एग्जांपल अगर दूं कि आपकी बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल्स जो हमारे पास होते हैं, उन मसल्स के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, अगर हमारे हाथ को हिलाना है तो हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है कि हाथ को हिलाना है, तो उससे क्या चीज होती है, वो सिग्नल हमारे पास जो रिलीज होते हैं ना, वो एक केमिकल के जरिए रिलीज होते हैं। तो एक छोटा सा सिग्नल जब आता है ना, तो वो क्या करता है, वो एक फीडबैक जनरेट करता है, एक वहां पे इम्पल्स सिग्नल जनरेट करता है, तो वो सिग्नल जो होता है वो दूसरे और सिग्नल्स को जनरेट करता है।
वो दूसरे और सिग्नल्स 2-3 और सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है। एक से दूसरी चीज़ ट्रिगर होती है, दूसरी से तीसरी चीज़ ट्रिगर होती है। तो इधर क्या हो रहा है, वो जो रिस्पॉन्स था वो इंक्रीज़ हो रहा है बाकायदा टाइम के साथ-साथ। वो छोटा-सा सिग्नल था, वो आगे जाके इंक्रीज़ हो गया। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक हुआ। उस सिग्नल को डिक्रीज़ नहीं कराया बॉडी ने, बॉडी ने उस सिग्नल को एम्प्लीफाई करा दिया, इंक्रीज़ करा दिया। तो इससे क्या हुआ हमारे पास, पॉजिटिव फीडबैक। इसके बाद हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन का ही टॉपिक था। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हमारे पास था कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सिग्नल। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास है पूरी, और इसके अंदर हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स अलग होती है, ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस हमारे पास अलग होती है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स हमारे पास अलग होती है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीशन का टॉपिक आएगा, वो अगर कल मैं स्टार्ट कर सका तो स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर उसको हम नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास होगी उसको हम एक्सक्रीशन को तब कवर करेंगे। चैप्टर ये बड़ा है, लेंथी चैप्टर है, होम्योस्टैसिस काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, लेकिन ये है कि एक दफा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ये बहुत क्लियर हो जाता है। तो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो या तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ ले, या तो फिर वो चैट के अंदर भी लिख सकते हैं, जो कि कल हम लोग क्लियर कर लेंगे। या अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ऐसी, तो फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे क्लियर कर। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो होगा जो है वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप के ऊपर, ताकि आप इसको अगर बाद में भी सुन लें। क्लास यहाँ पे फिर करते हैं एंड। क्लास हम इधर कर देते हैं एंड, ठीक है। पार्टिसिपेंट हमारे पास मेरे ख्याल से एक चला गया, अली बख्श हमारे पास चला गया। ओके लाइबा, थैंक यू वेरी मच, आपको क्लियर था सर। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, बाद में भी कंफ्यूजन हो, तो वो आप बता सकते हैं।